इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 6 स्वामी आनंद भाग 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था। तो भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। किसका? भारत में उनके सामने कोई बराबरी का नहीं था। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। महादेव ही लिखते थे और गांधी जी केवल बोलते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते थे। उनका लंबा लंबा सांस लेना पड़ता था। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता था। एक तरफ डूबेगा तो एक तरफ निकल जाएगा। पूरा विश्व पर राज किया है सब भैया। लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था भी नहीं। जितना अच्छा महादेव जी लिखते थे उतना अच्छा तो कोई लिखता नहीं था, ये मानना था। ठीक है। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारे ब्रिटिश सर्विसों में महादेवों के समान, जितना महादेव अच्छा लिखते हैं उनके समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन वो लिखा करते थे और इतना अच्छा लिखते थे कि पढ़ने के बाद आपका मन करता कि और पढ़ लें। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान गांधी जी के बारे में व्याख्यान और प्रार्थना प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियां, जो वार्तालाप होते थे उसमें टिप्पणी लिखते थे। सब कुछ फुल स्क्रेप के चौथाई आकर वाली मोटी अक्षर पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट किसी गति से लिखा जाता था और बहुत तेजी में लिखते थे। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे और शॉर्ट हैंड उस समय वो जानते भी नहीं थे। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रणी समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालन, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। वे लोग, जितने भी लोग थे, खुद इनका साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करता था और जितने भी लोग आते थे सब गांधी जी के बात को शॉर्ट हैंड में लिखते थे। छोटा सा लिखेंगे लेकिन समझेंगे पूरा। ठीक है। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आई हुई लोग अपनी मुलाकात पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करा के जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते थे तो भले ही उनमें कुछ भी भूल हुआ हो, चाहे खामियां हो, गलतियां हो, वो बोलते थे। लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही जो लिखे हैं जहां पे, उनसे जाकर मिला लो कि कामा कोमा मात्रा की भी भूल नहीं मिलेगी और उनके कोमा या कामा कहीं भी उनके में लिखावट में कहीं आपको गलती नहीं मिलेगी। इतना साफ लिखते थे। गांधी जी कहते थे महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेते, उसके बाद से आप छापो। और लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते थे और बोलते थे भैया आप छापो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उनसे महादेव के लिखावट नोट्स से आप मिला लो। लुई फिशर और गंथूर के समान सुरंधु लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलना महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। और जितने भी अच्छे से अच्छे लोग थे क्यों नहीं, लेकिन महादेव के लिखावट से जब तक नहीं मिलाएंगे वो गांधी जी के सामने उसको कभी नहीं ले जाते थे और हिचकिचाते थे, क्योंकि गांधी जी वही बोलेंगे कि आप मिला लो, काम खत्म। साहित्यिक जितने भी साहित्य थे तो साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रभावों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी लिखते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी
से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनमें उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठसाठस भरे हुए अपने बड़े बड़े झोले में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाले यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब पीते, कब सोते, किसी को पता नहीं चलता। अपनी हाजरते रफा मतलब कब बाथरूम जाकर फ्रेश होते, इसका किसी को नहीं पता चलता था कि कब वो जा रहे हैं, कब नहीं जा रहे हैं। वे एक घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते थे। मतलब 1 घंटे में 4 घंटे का काम खत्म। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे, मतलब बनाते थे। सूत काटना, यहाँ पर क्या है? सूत सुंदर काटना, काटना नहीं होता है, काटना। सूत मतलब क्या? धागा बनाना, रुई से बनता था। और अपनी इतनी सारी व्यवस्थाओं के बीच इतना ज्यादा व्यस्त रहते थे, तो व्यवस्थाओं के बीच भी वे काटना भी नहीं भूलते थे, मतलब सूत काटना नहीं भूलते थे। इतना देखो कितना आदमी वो मतलब व्यस्त होने के बाद भी वह सारा काम कर लेते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने थे। मतलब सोने के कीमत वाले गाद के बने थे सब चीज। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, और ठेस ठोकर तो लगने की बात अलग है, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी चुभती नहीं थी उनके पास। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। क्या नहाती थी? दूधों नहला देती थी। और उनका प्रभाव ही ऐसा था कि उनके जिस रास्ते से जाते थे वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसमें सराबोर होने वाले के मिलने वाले के मन से उनकी इस मोहनी का नाश कई दिनों तक उतरता न था। और जो भी उनसे मिलते थे, उनसे जो भी लगाव रखते थे, वो एक बार मिलने के बाद वो कई दिनों तक भूलते नहीं थे कि हम किससे मिले हैं, वो उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो खूब दिनों तक याद करते थे। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एकरूप होकर इस तरह गूंथे गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। मतलब गांधी जी से उनको हटा दिया जाए तो उनकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। कामकाजी की अनवरत व्यवस्थाओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके कि इस तरह समय निकाल कर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अगणिता आभास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। जो समय निकाल कर वो लिखते थे डायरी, वह पुस्तक के रूप में आज भी मौजूद है। प्रथम श्रेणी के शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मोहिनी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद और घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे वहां पर जितने भी प्रचार होते थे, प्रसंगों के बीच केवल साहित्य गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिलता और नहीं मिला। फिर भी गांधी जी के आत्मकथा सत्य के प्रयोग वही लिखे थे महादेव जी। तो गांधी जी का आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने ही किया और अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल
गुजराती मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत अनगिनत संस्करण दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके, और उनको पुस्तक के रूप में छापा गया, और सैकड़ों नहीं हजारों पुस्तकें छपी और देश दुनिया में सब बिक गए हैं। अभी हमको भी किनना है, खरीदेंगे बाद में। सन 1934 से 35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। कहाँ पे? 1934 से 35 के बीच में महिला आश्रम था वहां पे, वर्धा महिला आश्रम, और मगनवाड़ी में रहने के बाद वहां से तुरंत चले और जाके सरहद पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद वहां एक दो झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुआ। तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और ची नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा के आश्रम उसका था गरिमा को रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे, और वहां से वर्धा आश्रम से सेवाग्राम पहुंचते थे, फिर आते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। जाते आते पूरे 11 मील चलते थे। मतलब कितना होता है 11 मील? 16 किलोमीटर के करीब में। तो 16 किलोमीटर रोज आते हैं, रोज जाते हैं। तो कितना कोस हुआ? 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है। तो 4 चौका 16, यहाँ पर 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, तो करीबन 5 कोस रोज चलते थे। रोज यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृत्यु के कारण में वह एक कारण माना जाता था, और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मतलब उम्र से पहले, मतलब बूढ़ा कर नहीं मरे, जवाने में मर गए। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना रहा। भर्तृहरि के भजन यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहते थे। वो कौन सा पंक्ति था आप सुन सकते हैं यहाँ पे। तो गुनगुनाते रहते थे, एरे जखम जोगे नाही जसे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। इसका मतलब होता है, लेकिन वो हमेशा बोलते थे एरे जखम जोगे नाही जसे। बाद के सालों में प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अन्यास उनके मुंह से महादेव ही निकलता और महादेव ही बोलते थे। और ये अनुवाद करने वाले हैं, गुजराती में लिखा गया था, लेकिन गुजराती से हिंदी में अनुवाद करने वाले का नाम था श्री काशीनाथ त्रिवेदी। श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने ही इस पाठ को, कौन से पाठ को, शुक्र तारे के समान इस गुजराती भाषा में लिखा गया पाठ को हिंदी में अनुवाद किया था। और देख लो प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते हैं? ये आपको बताना है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? जब वो जेल में गए थे, जब वो थाने मतलब स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। वो लाइन याद है ना? आप बोल सकते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। और देखिए, पढ़ते समय आप लाइन पर ध्यान रखना। लाइन पे बुक ले लो, बुक के लाइन पर ध्यान रखो। पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहकर बरसाया? जालियांवाले बाग में गोली कब बरसाया? तो जालियांवाले बाग का पूरा जानकारी तो यहाँ पर नहीं है। महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषता थी? ये तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और बाकी सब मैं बनाने को नहीं बोलूंगा, ये सब फालतू की है, ये सब नहीं बनाने का। अरे क्लास 10th में है, 9th में है आप लोग। 9th में क्या आप लोग हर्षई दीर्घई का कहारा नहीं आता है? तो ये अ ई ना नी कु का क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं। आप इसको केवल एक बार बनाना होता आप बना सकते हैं, नहीं तो शिक्षक लोग तो धो धा के बनवेबे करेंगे। जीवन में इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है।
मैं ये नहीं बता रहा एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा था, मैं हमेशा जीवन के लिए पढ़ा था और जीवन में इसका इस्तेमाल कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना चाहिए। आप बोलो तो हिंदी व्याकरण मैं ला दूं, कमेंट आप कर देना, हिंदी व्याकरण आपको यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। और नीचे शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप जरूर पढ़ना, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है, ये पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर अपना ये पार्ट खत्म होता है, देखो शब्दार्थ इसमें कितना ज्यादा है, और यहाँ पर आपका ये पार्ट खत्म होता है। फिर मिलते हैं किसी अगले बुक में। अब 9th क्लास का सब चीज कंप्लीट हो गया है, अपलोड हो चुका है। अब 9th के जो भी अब बुक, जैसे मैं हिस्ट्री से मतलब सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान का 4 किताब और हिंदी का 8 किताब यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है 9वीं क्लास का। और बाकी सब आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप कमेंट करो तो आपके अनुसार उसको अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब कोई पढ़ाता है, बायोलॉजी सब कोई पढ़ा लेते हैं, लेकिन ये अच्छा से कोई नहीं पढ़ाता है। जैसे में राजनीतिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, और इकोनॉमिक्स से अपना इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र, इसको भी ठीक से कोई नहीं पढ़ाता। हिंदी को भी ठीक से नहीं पढ़ाता। हम खुद 9th क्लास में पढ़े हैं, हमको क्या पढ़ाया गया है हमको आज तक याद नहीं है, लेकिन अब पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ हम कि उस जमाने में जो पढ़े हैं वो तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आता था। जब जब जैसे जैसे मैं पढ़ा और पढ़ाया, आपको पढ़ाने से पहले हमने उसको 1 से 2 बार पढ़ा, फिर आपको पढ़ाया हूँ। इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि आप मन लगाकर पढ़ेंगे। धन्यवाद।